चलिए अब हम देखते हैं कि एक इंडियन ब्रांच अगर हो किसी फॉरेन कंपनी की, उसको वो फॉरेन कंपनी अगर एक इंडियन सब्सिडियरी में कन्वर्ट कर दे तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। ये प्रोविजंस चैप्टर 12 डबल बी में है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। So these provisions basically are special provisions which deal with conversion of Indian branch of a foreign bank into a subsidiary company. ये हर एक फॉरेन कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल एक फॉरेन बैंक के लिए एप्लीकेबल है। अगर उस फॉरेन बैंक की कोई इंडिया में ब्रांच है जिसको सब्सिडियरी में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पर टैक्सेशन कैसे होगा वो इसमें कवर्ड है। तो जो ये प्रोविज़न है, इनमें तीन चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है समझने की कि व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इनटू सब्सिडियरी। सेकंड, अगर इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस थी जो आपको फुलफिल करनी थी, इफ़ यू फेल टू फुलफिल देम एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, देन व्हाट विल हैपन? Consequences of failure to comply with the specified conditions. This is at the time of conversion. And third is कि if suppose at the time of conversion you still meet all the conditions, but then there are subsequent conditions which were to be done and you subsequently fail, consequences of subsequent failure to comply with the conditions. If you subsequently fail to comply with these conditions, what are the consequences which will be applicable? So first let's understand what exactly is this conversion all about. So suppose there is a foreign banking company. It is outside India, of course, because it is a foreign banking company. This foreign banking company has a branch in India. Now this branch subsequently converts into a subsidiary of the foreign banking company. ब्रांच का स्टेटस होता है क्या कि फॉरेन कंपनी का। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक जो ब्रांच होती है किसी फॉरेन कंपनी की, इसमें असेसी जो है वो कौन होगा? वो फॉरेन कंपनी होगी। इसके ऊपर टैक्स 40% लगेगा। इसमें हेड ऑफिस के जो खर्चे आपको डिडक्शन मिलती थी वो उसके ऊपर लिमिट लग जाएगी। And all these conditions are there. On the contrary, अगर आपकी एक सब्सिडियरी है जो इंडिया में है, इसके ऊपर टैक्स रेट 30 या 25% होगा। 25 के चांसेस काफ़ी कम है। सेकेंड, इसमें जो भी आप खर्चे करेंगे वो आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि मान लीजिए इस सब्सिडियरी के कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, जब वो फॉरेन कंपनी को वापस भेजेगी तो इसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग सकता है। ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी टाइम ये फॉरेन बैंक जो है एक सब्सिडरी बना सकते हैं इंडिया में। अब बिकॉज ब्रांच भी इसी फॉरेन कंपनी की थी, सब्सिडरी भी इसी फॉरेन कंपनी की है, जो ये ब्रांच में ओन करते थे, चांसेस ये हैं कि 90% वो सब कुछ जो है सब्सिडरी का एसेट बन जाएगा। मान लीजिए ब्रांच में आपके फिक्स्ड एसेट्स थे, आपने लोन्स वगैरह दिए हुए थे या कुछ लायबिलिटीज़ थी। जब ये सब्सिडरी बनती है तब ये सब चीज़ें उठा के एज इट इज़ यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। सिर्फ एक स्टेटस का चेंज हो जाता है कि यहाँ पे आप फॉरेन कंपनी थे, यहाँ आप एक इंडियन कंपनी बन जाते हैं। अब बैंकिंग कौन गवर्न करता है? बैंकिंग गवर्न करता है आरबीआई। तो जब ये कन्वर्जन होगा इसमें ऑब्वियसली आरबीआई की परमिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी या फिर आरबीआई की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब इस कन्वर्जन के ऊपर टैक्स लगता है या नहीं, वो प्रोविजन जो है चैप्टर 12 डबल बी में कंटेंट है। लेट अस लुक एट सेक्शन 115 जे जी सबसेक्शन 1 which deals with conversion of an Indian branch of a foreign company into subsidiary of Indian subsidiary company. तो इसमें कौन कौन कवर्ड है? Who all are applicable? This section shall apply to a foreign company engaged in banking business in India. It is only a foreign company which is engaged in a banking business in India.
अगर ये फॉरेन कंपनी कोई और काम कर रही होती, आईटी में काम कर रही है, टेक में काम कर रही है, कहीं पे भी किसी भी और चीज़ में काम कर रही है, देन दिस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल. It is applicable only if the foreign company is engaged in a banking business and that too in India through its branch situated in India. तो ये जो बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं आप किसके थ्रू कर रहे हैं? एक ब्रांच जो आपकी इंडिया में है, which is converted into an Indian subsidiary company in accordance with the scheme framed by RBI. अगर आप इस ब्रांच को कन्वर्ट करते हैं इंडियन सब्सिडियरी कंपनी में, कैसे? In accordance with the scheme framed by RBI, then the provision of this section are applicable. And what is the applicability? There is an exemption which is given to you. Capital gains arising from such conversion would not be chargeable to tax in the assessment year relevant to the previous year in which such conversion takes place, provided the condition notified by the central government are satisfied. अगर मान लीजिए आपका 1/1/17 को कन्वर्जन होता है तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 2016-17. इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी ये कन्वर्जन हुआ उस पे जो कैपिटल गेन थे इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. राइट? नाउ देयर इज अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन in connection with section 115G dated 17 November 2017, and this draft notification provides for what are the conditions which are applicable, how will the carry forward and set off of losses or various other provisions of the Income Tax Act apply in case of conversion of a branch of a foreign company into a subsidiary. We will see these provisions as we move forward. But according to this particular notification, what does the conversion of Indian branch into Indian subsidiary mean? The conversion of Indian branch into Indian subsidiary company shall mean the amalgamation of Indian branch with Indian subsidiary company in accordance with the scheme of amalgamation approved by the shareholders of the foreign bank and Indian subsidiary company which has been sanctioned by RBI. मतलब अगर कोई फॉरेन बैंक है, इसकी ब्रांच है, अब इस फॉरेन बैंक में अगर ये कंपनी है तो इसके शेयर होल्डर्स होंगे. तो ये एक स्कीम बनाएंगे कि भाई किस स्कीम, मतलब एक तरह से एक मेथड हो गया कि जो इंडियन ब्रांच है ये कैसे अमेलगमेट होगी एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी के साथ. मतलब ये फॉरेन बैंक जो है, मान लीजिए अब इसकी एक सब्सिडरी है, ये अमेलगमेट हो गई इसके साथ. तो इस स्कीम को जो इन शेयर होल्डर्स के थ्रू अप्रूव होनी चाहिए, बोथ थ्रू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फॉरेन बैंक एज वेल एज द शेयर होल्डर्स ऑफ द इंडियन सब्सिडरी. एंड सेकेंड इज इट हैज़ टू बी सैंक्शन बाय RBI. जो ये स्कीम है RBI के थ्रू अप्रूव होनी चाहिए. डेट ऑफ कन्वर्जन shall be the date which the RBI appoint for the vesting of the undertaking of Indian branch in the Indian subsidiary company. अगर RBI कहता है कि जो भी ये ब्रांच के एसेट थे, लाइबिलिटी थी, हमने तो कहा कि हमारी स्कीम के हिसाब से डेट 1/1/17 होनी चाहिए, बट RBI कहता है कि दिस डेट शुड बी 31/3/2017. राइट? सो द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी द डेट विच RBI अपॉइंट्स, विच मीन्स दिस डेट. And on this date it will be assumed that all the assets and liabilities of the branch become the assets and liability of the subsidiary company. Now condition to be fulfilled on conversion, मतलब आपने कन्वर्जन तो कर दिया, लेकिन ये कब अज्यूम करेंगे कि जो कन्वर्जन के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गए इनकम टैक्स एक्ट पर्पस के लिए, ताकि आपको एग्जेम्पशन मिल सके. जैसे मैंने आपसे कहा था कि सच अ कन्वर्जन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स under the Income Tax Act provision, but it is subject to certain conditions. Those conditions currently are not a part of the Income Tax Act, but like I said, there's a draft notification on section 115JG dated 17/11/2017 where they have listed out what will be the conditions. According to this draft notification, all the assets and liabilities of the Indian branch immediately before conversion
मान लीजिए आपका कन्वर्जन का डेट है 31/3/2017, राइट, या लेट्स से द डेट ऑफ कन्वर्जन इज 1/4/17, डी ऑफ कन्वर्जन। इमीडिएटली बिफोर सच कन्वर्जन, लेट्स से 31/17 को क्लोजिंग के टाइम पे जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थे, दे शुड बिकम द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द इंडियन सब्सिडरी कंपनी। वो सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी, ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टिव कर सकते हैं, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज जो कन्वर्जन से इमीडिएटली पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज थे ब्रांच के, वो सब्सिडरी के बन जाने चाहिए। द फॉरेन कंपनी और इट्स नॉमिनीज होल्ड द होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। अगर एक ब्रांच होती है, ये एक तरह से फॉरेन कंपनी इसको पूरा का पूरा ओन कर रही होती है। सिमिलरली स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर आपकी सब्सिडरी है, इसका सारा का सारा शेयर कैपिटल या तो फॉरेन कंपनी ने होल्ड किया हो या इसके नॉमिनीज के पास हो। ऐसे नहीं है कि आप सब्सिडरी बना के इसमें ओनरशिप किसी और को दे दें, तब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। द फॉरेन कंपनी डज नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली in any form or manner other than by way of allotment of shares in the Indian subsidiary company. फॉरेन कंपनी की ब्रांच, फॉरेन बैंक की जो ब्रांच है वो मर्ज हो रही है, एक तरह से उसने अपना एक हिस्सा उठाकर इनको दे दिया। बदले में क्या होगा, ये सब्सिडरी कंपनी जो है हो सकता है इनको शेयर्स इशू करे। कंडीशन ये है कि आपको इस मर्जर के बदले में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स मिलने चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप ये यहाँ मर्ज करते हैं और बदले में इससे कैश ले लेते हैं कि भाई मैं ये एसेट बेच रहा हूँ, इसके बदले मुझे कैश दे दो, देन इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दिस एग्जेम्पशन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर प्रोविजन। अब मर्जर तो हो गया, ठीक है, आपने उस मर्जर पे कैपिटल गेन भी नहीं दिया। मर्जर मतलब अमालगमेशन या कन्वर्जन, जो भी आप बोल लीजिए। लेकिन ये ब्रांच जो पहले एग्जिस्ट करती थी, इसकी अपनी एक टैक्स पोजीशन होगी इंडियन टैक्स पर्पस के लिए। वो क्या हो सकता है, ब्रांच पहले लॉसेस में हो, एंड व्हेन आई से लॉसेस आई एम मीनिंग इनकम टैक्स के लॉसेस, राइट, या फिर इसके पास अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हो। अब सिर्फ ये कन्वर्ट हो गई या अमेलगमेट हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन सब का बेनिफिट इसके पास से चला जाए। या इस ब्रांच के पास मान लीजिए कोई एसेट था, वो एसेट यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब इशू ये आता है कि भाई इस पर जब मैं डिप्रिसिएशन क्लेम करूँगा तो वैल्यू क्या होगी। ये मान लीजिए इस ब्रांच के पास कोई शेयर्स थे, ये शेयर्स यहाँ चले गए, इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। इस सब के लिए अगेन वी हैव द सेम ड्राफ्ट नोटिफिकेशन विच हैज़ प्रोवाइडेड कि इन सब की एप्लीकेबिलिटी या कंडीशंस कैसे देखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं डिस्कशन से। The provision relating to computation of income of foreign company and Indian subsidiary company would apply with such exceptions, modifications and adaptations as specified in the notification. आप इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रोविजन लगेंगे, वो सब नोटिफिकेशन में बताएंगे। नोटिफिकेशन अभी डिस्कस करते हैं। The benefit of set off of unabsorbed depreciation, set off and carry forward of losses, tax credit in respect of tax paid on deemed income relating to certain companies available under the act. सेम चीज, अगर ये सब मेरा ब्रांच के पास अवेलेबल था, अब सब्सिडरी को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। बट दीज प्रोविजन इन द इनकम टैक्स एक्ट शैल अप्लाई विद सच एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस एंड अडेप्टेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। एक जनरल कंपनी के लिए क्या प्रोविजन लगते हैं वो तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइडेड है, बट इस तरह के मर्जर पे प्रोविजंस में क्या चेंजेस होंगे, क्या अडेप्टेशंस होंगी, वो सब जो नोटिफिकेशन में दिया होगा उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं इन सब के बारे में नोटिफिकेशंस में क्या लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन, एग्रीगेट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ वेरियस एसेट्स allowable to the Indian branch and the Indian subsidiary. अगर एक एसेट था उसके लिए इंडियन ब्रांच को कैसे डेप्रिसिएशन मिलेगा, इंडियन सब्सिडरी को कैसे मिलेगा, ये सब प्रोविजन। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि भाई अगर ये ब्रांच कन्वर्ट हो गई या अमेलगमेट हो गई तो फिर ये बची कहाँ।
ये बचने वाला इशू यहाँ आता है कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 16-17 था, कन्वर्जन हुआ मान लीजिए मिड ईयर पे 1/10/2016 को। अब शुरू के 6 महीने जब तक ये कंपनी ब्रांच कन्वर्ट नहीं हुई थी, इट एग्जिस्टेड एज अ ब्रांच एंड देन इट वाज अ सब्सिडरी। इस डेट तक की जो इनकम होती है वो ब्रांच की रिटर्न फाइल होगी और इसके बाद की जो है वो सब्सिडरी की फाइल होगी। तो जहाँ तक बात डेप्रिसिएशन की है, इस डेट तक का जो भी एसेट थे उनका डेप्रिसिएशन ब्रांच को मिलेगा और बाकी का सब्सिडरी को मिलेगा। So the total deduction, the aggregate deduction in respect of depreciation of various assets shall not exceed in any previous year the deduction calculated at the prescribed rate as if the conversion has not taken place. मतलब अगर मान लो ये कन्वर्जन नहीं होता तो ब्रांच का आप कैलकुलेट करेंगे कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना मिलता। लेट्स से ये 100 मिलता। बिटवीन द ब्रांच एंड सब्सिडरी the total depreciation which will be available is not going to increase beyond 100. Such deduction shall be apportioned between the Indian branch and the Indian subsidiary company in the ratio of number of days for which the assets were used by them. अगर इंडियन कंपनी ने 50 दिन यूज़ किए, 6 महीने यूज़ किया, सब्सिडरी ने भी 6 महीने यूज़ किया, तो दोनों को 50 डेप्रिसिएशन मिलेगा। It will be calculated on the basis of number of days. Now obviously you may come back and say कि first 6 month में number of days अलग होते हैं, last में अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे number of days दिया हुआ है तो instead of 6 months you will have to take the number of days. Accumulated loss and unabsorbed depreciation of the branch shall be deemed to be the loss or allowance or depreciation of the Indian subsidiary company for the purpose of the previous year in which the conversion was effected. मतलब जो भी ब्रांच का एक्यूमुलेटेड लॉस था या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, राइट, वो किसका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो मान लिया जाएगा इंडियन सब्सिडरी का। कब का? प्रीवियस ईयर इन विच द कन्वर्जन वाज इफेक्टेड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल में मैं कंटिन्यू करूँ तो हम ये मानेंगे कि जो भी उसका लॉस था या वो था वो 16-17 फाइनेंशियल ईयर का एक तरह से सब्सिडरी का लॉस हो गया या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो गया। अब जो कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन है वो यही इस हिसाब से लगेंगे कि ये 16-17 में ही लॉस इनकर हुआ है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ इंडियन सब्सिडरी, जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू थी उस ब्लॉक ऑफ एसेट की ब्रांच के केस में सेम वैल्यू जो है एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी इंडियन सब्सिडरी की। Actual cost of any capital asset on which deduction is allowed under section 35 AD वो nil होगा। टैक्स क्रेडिट, अगर मान लीजिए किसी ब्रांच के पास कोई टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था, टैक्स क्रेडिट ऑफ इंडियन ब्रांच shall be deemed to be the tax credit of the Indian subsidiary company for the purpose of previous year. जो ब्रांच का क्रेडिट था उसको आप सब्सिडरी का क्रेडिट मान लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड ऑन कन्वर्जन, मान लीजिए एक ब्रांच के पास एसेट था जो सब्सिडरी के पास चला गया, कॉस्ट फॉर विच द इंडियन ब्रांच एक्वायर्ड इट और कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर हैज़ एक्वायर्ड इट। ये कब एप्लीकेबल होगा? ये वो केसेस हैं सेक्शन 49 वाले, जहाँ पे अगर आप गिफ्ट के थ्रू एक्वायर करते हैं कोई शेयर्स वगैरह या कोई और एसेट, तो जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट होता है वही आपका कॉस्ट मान लिया जाता है। अगर ब्रांच ने उसे उन किसी मोड में एक्वायर किया था तो जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था ब्रांच के लिए वही प्रीवियस ओनर का कॉस्ट हो जाएगा सब्सिडरी के लिए। बट अगर ब्रांच ने अदरवाइज एक्वायर किया था तो सेम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द ब्रांच। क्रेडिट बैलेंस इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इट शैल बी डीम्ड टू बी द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द इंडियन सब्सिडरी कंपनी एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। बैंक्स के केस में जो प्रोविजन होता है वो कुछ एक्सटेंट तक अलाउबल होता है सेक्शन 36 में। अगर किसी ब्रांच के पास उस तरह का कोई क्रेडिट बैलेंस था जो वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो सब्सिडरी में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद स्पेसिफाइड कंडीशन, अगर आप वो कंडीशन, कौन सी कंडीशन, इफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द आरबीआई स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आर नॉट कंप्लाइड विद। आरबीआई की स्कीम की जो है वो एक अलग चीज़ हो गई,
सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, अगर आप इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते then the normal provision of the act would apply to the foreign company and Indian subsidiary company without any benefit, exemption or relief under this section. अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो जो भी नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है कैपिटल गेन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, वो अप्लाई करेंगे आपके ऊपर. जो भी कंसेशन आपको दिया है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा. कॉन्सिक्वेंस ऑफ सब्सिक्वेंट फेलियर टू कंप्लाई विथ कंडीशंस, मतलब कन्वर्ट हो गई, कन्वर्जन के टाइम पे आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, लेकिन बाद में आपने ऐसा कुछ किया जिससे कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं होती. इफ़ अ बेनिफिट, एग्जेम्पशन और रिलीफ हैज़ बीन ग्रांटेड टू द फॉरेन कंपनी और इंडियन सब्सिडरी कंपनी इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर आपको उस नोटिफिकेशन के अंडर में कोई भी बेनिफिट, एग्जेम्पशन वगैरह मिली है एंड देयर आफ्टर बाद में देर इज़ अ फेलियर टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ द कंडीशंस, वो कंडीशन आप सेटिस्फाई करते तब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, देन देयर विल बी फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज. सच बेनिफिट, एग्जेम्पशन और रिलीफ शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड. हम ये अज्यूम कर लेंगे कि आपको जो भी बेनिफिट था या एग्जेम्पशन थी वो असेसिंग ऑफिसर ने गलती से दे दी. ये जब आपकी रिटर्न फाइल हुई थी उस टाइम पे अगर आपका कोई असेसमेंट नहीं हुआ तो आपने जो क्लेम किया था वो गलती से ओवरलुक हो गया डिपार्टमेंट से. Notwithstanding anything contained in the Income Tax Act 1961, the AO is empowered to recompute the total income of the assessee for the said previous year and make necessary amendments. अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो AO वापस से उस साल की इनकम जो है वो रिकम्प्यूट कर सकता है assessee की और उसमें रेलेवेंट चेंजेस कर सकता है. The provision of rectification under section 154. सेक्शन 154 में क्या होता है, अगर आपकी रिटर्न में कोई गलती है जो प्राइमा फेसा है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन 4 साल के अंदर आपको वो रेक्टिफिकेशन करनी होती है. इस केस में ये प्रोवाइड किया गया है कि मान लीजिए अगर आपकी कोई एग्जेम्पशन की जो कंडीशन थी आप फुलफिल नहीं करते हो तो वो जो 4 साल का पीरियड है, द प्रोविजन ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 वुड अप्लाई फॉर अ 4-year पीरियड from the end of the previous year in which the failure to comply with such conditions has taken place. So suppose 16-17 में conversion हुआ, 17-18 फाइनेंशियल ईयर में आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो 4 साल जो है वो इस प्रीवियस ईयर से अप्लाई होंगे जब कन्वर्जन हुआ था उससे नहीं.